बच्चों, आज हम जमात सुवम का मज़मून माहौल का मुताला और सबक देखने वाले हैं। हमारे सबक का नाम है मेरा ख़ानदान और घर। आज हम इस सबक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इसमें हम हमारे ख़ानदान और घर के बारे में मालूमात देखेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ख़ानदान के लोगों की तादाद। देखिए, आप लोगों के सामने जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें ख़ानदान की अलग अलग 4 तस्वीर दी गई है। तो उसमें तादाद सब में अलग अलग दिखाई दे रही है। अगर हम बाएं तरफ से देखेंगे तो वहाँ पर 4 अफराद नज़र आ रहे हैं, फिर तीन, और दाएं तरफ जो पहली तस्वीर है उसमें 5 अफराद नज़र आ रहे हैं, यानी 5 लोग नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरह की मालूमात जमा करना है कि किस तरीके से ख़ानदान में अलग अलग तादाद जो है तो पाई जाती है। ख़ानदान के लोगों की तादाद अम्मी अब्बू के पेशों की मदद से भी हम मालूम कर सकते हैं, है ना। वहाँ की जो मालूमात है हम लोग हासिल कर सकते हैं कि हमारी अम्मी क्या काम करते हैं, हमारे अब्बू कौन सा काम करते हैं। ये तमाम मालूमात जो है तो हमें इकट्ठा करना है, यानी ख़ानदान की मालूमात को हमें जमा करना है। अब देखते हैं हम लोग ख़ानदान में कौन कौन होता है। ख़ानदान में वालिदैन होते हैं और बच्चे शामिल होते हैं। अगर हम पहली तस्वीर में देखेंगे तो ख़ानदान में वालिदैन है। वालिदैन यानी कि माँ बाप और बच्चे, यानी भाई बहन वगैरह, तो ये होते हैं। इसके अलावा कुछ ख़ानदानों में दादा दादी भी होते हैं, जैसा कि पहली तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर दादा दादी भी है और एक लड़की भी है और माँ बाप भी है। तो इस तरीके से दादा दादी भी होते हैं। ख़ानदान में लोगों की तादाद अलग अलग हो सकती है। जैसे कुछ ख़ानदानों में तादाद ज़्यादा है, कुछ ख़ानदान में तादाद कम है। कहीं 5 है, कहीं पर 4 है। इस तरीके से अलग अलग तादाद होती है। हम अपने ख़ानदान में पैदा होते हैं, परवरिश पाते हैं, यानी जब बच्चा पैदा होता है फिर वो धीरे धीरे जो है तो उसकी उम्र बढ़ती है और वो वहीं पर पलता है, बढ़ता है। हमें जो है तो माँ बाप छोटे से बड़ा करते हैं, हर तरह से हमारा ख्याल रखते हैं। ख़ानदान में भी हमें हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, यानी वो हमारी हिफाजत करते हैं। ग़िज़ा, लिबास और रहन सहन की तमाम ज़रूरतें ख़ानदानों में पूरी होती है ना। यानी हम लोगों को कपड़ा देते हैं, हम लोगों को जो है तो खाना वगैरह देते हैं और हमें जो है तो बड़े प्यार से जो है तो बड़ा करते हैं। ख़ानदान के दीगर लोग भी हमारी देखभाल करते हैं। ख़ानदान के लोगों में आपस में अपनापन होता है। हमें प्यार और अपनाइयत की वजह से ख़ानदान में रहना अच्छा लगता है ना। कोई अकेले अकेले रहना नहीं पसंद करता है, सबको जो है तो एक साथ रहना अच्छा लगता है। मुसीबत के वक्त में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो वो हमारी मदद करते हैं। बीमारी की हालत में हमारे वालिदैन हमें हमारा ख़ास तौर पर ध्यान भी रखते हैं, है ना। जब आप लोग बीमार पड़ते हो तो आप लोगों को वालिदैन अपने, आपकी अम्मी अब्बू आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, दवाइयाँ जो है तो वक्त पर आप लोगों को देते हैं। यही बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे छोटा ख़ानदान और बड़ा ख़ानदान, है ना, यानी छोटी फैमिली और बड़ी फैमिली। तो छोटा ख़ानदान आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। छोटे ख़ानदान में कौन कौन होता है। माँ बाप होते हैं या एक एक या दो बच्चे होते हैं ना। माँ बाप के साथ एक या दो बच्चे होते हैं। यहाँ पर दो बच्चे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। एक भाई और बहन है और माँ बाप है। इसी तरह बड़ा ख़ानदान होता है। बड़े ख़ानदान में माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, इसके अलावा चचा चची भी होते हैं और चचाजाद भाई बहन भी होते हैं। ऐसे ख़ानदान को बड़ा ख़ानदान कहते हैं। जैसा कि दूसरी तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, बाजू में है ना बड़ा ख़ानदान। तो इस तरीके से छोटा ख़ानदान और बड़ा ख़ानदान होता है। आप लोगों के वहाँ भी हो सकता है कोई छोटा ख़ानदान होगा या कोई बड़ा ख़ानदान होगा। उसके बाद है यहाँ पर तौसीई ख़ानदान। तौसीई ख़ानदान का मतलब होता है बड़ा ख़ानदान, यानी जो ख़ानदान बहुत बड़ा हो। इसमें कई लोग आते हैं, कई रिश्तेदार इसमें जुड़े होते हैं, जैसे चचा चची, मामू मुमानी, इसी तरह फूफी, खाला,
और जितने भी करीबी रिश्तेदार होते हैं वो सब इस खानदान में शामिल होते हैं। ऐसा खानदान तौसीई खानदान कहलाता है। रिश्तेदारों की वजह से खानदान क्या होता है, फैलता है। और तौसीई खानदान जो है तो सब एक घर में नहीं रहते हैं, है ना, लेकिन इन लोगों में मोहब्बत होती है, आपस में सब लोग मिलते जुलते हैं, अपनाइयत का जज्बा होता है, अलग अलग मौक़ों पर वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तुम्हारे तौसीई खानदान में कौन कौन है ना, आप लोगों का भी तौसीई खानदान होगा, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो कौन कौन है वो आपको मालूम करना है। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है, जैसे आपके मुमानी है, मामू है, चचा है या चची है, खाला है या फूफी है, तो आप लोगों का उनसे क्या रिश्ता है ये भी आप लोगों को मालूम करना है। तुम्हारे तौसीई खानदान में लोग किन मौक़ों पर मिलते हैं, कब कब जो है तो वो आप लोगों के वहाँ पर आते हैं, और आप लोग उनके वहाँ पर कब जाते हो, कब दोनों आप लोग मिलते हो, ये आप लोगों को मालूम करना है। आओ अब यहाँ पर एक चीज़ करके देखते हैं कि तीसरी जमात की जो तालबा थी जिसका नाम था रेहाना, रेहाना अपने घर में फ़ोटो एल्बम देख रही थी और सालगिरह और शादियों की वो तस्वीर देख रही थी, है ना। फ़ोटो एल्बम में सालगिरह की कुछ तस्वीर थी, वो देख रही थी। उसे कुछ चेहरे जो है तो उस फ़ोटो एल्बम में कुछ चेहरे उसे जाने पहचाने लगे और कुछ अनजाने चेहरे लगे जिसने उन्हें कभी देखा नहीं था। फिर क्या हुआ, वो तस्वीर देखती गई और बार बार हर तरफ दिखाई दिए उसको चेहरे अलग अलग। रेहाना ने अपनी अम्मी से पूछा, ये लोग कौन हैं? अम्मी ने जवाब दिया, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। इस तस्वीर में चचा, चची, मामू, मुमानी, दादा दादी और नाना नानी हैं। रेहाना ने अपनी अम्मी से कहा, मुझे अच्छी तरह समझाइए। अम्मी ने रेहाना को समझाने के लिए इस तरीके का एक खाका बनाया जो आप लोगों के सामने मौजूद है ना। इस खाके में आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखे हैं दादा दादी। अब दादा दादी के बाद कौन कौन है? चचा है, चची है और उनके 2 बच्चे हैं, एक सानिया और साहिल। उसके बाद वालिद हैं और वालदा है, यानी खुद रेहाना के अम्मी और उसके अब्बू, और सलीम और रेहाना यानी सलीम उसका भाई है। एक तरफ उसकी फूफी है ना। तो इस तरीके से रेहाना का शजरे नसब है, यानी उसके खानदान की फोटो है, एक फोटो है यानी खाका बना हुआ है कि कौन कौन जो है तो उनके साथ रहता है और कौन उनसे रिश्ता है, यानी क्या रिश्ता है उनसे, वो इसके अंदर बताया गया है। अभी यहाँ पर खानदानी निज़ाम में तब्दीली, यानी वक्त के साथ साथ खानदानी निज़ाम में भी तब्दीली आ रही है। पहले हम लोग देखते थे तो बहुत सारे खानदान जो है तो खानदान के अफराद एक साथ रहते थे, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, बड़ा खानदान होता था। दादा दादी, माँ बाप, चचा चची और हकीकी रिश्तेदार सब मिलाकर जो है तो एक खानदान बनता था। इसे मुश्तरक खानदान कहा जाता था। सब लोग एक साथ रहते थे, लेकिन मुलाजमत, कारोबार, तिजारत, इनकी वजह से लोग एक दूसरे से दूर चले गए काम को करने के लिए। कोई मुलाजमत के लिए चला गया, कोई तिजारत करने के लिए चला गया, कोई अपने कारोबार करने की वजह से चला गया। इस तरह इनके जो खानदान थे वो अलग अलग बनते चले जाते हैं। ऐसे खानदान को मुनफसल खानदान कहा जाता है। इस तरह खानदानी निज़ाम में तब्दीली होती चली गई, यानी पहले खानदान बड़े बड़े होते थे, अब खानदान छोटे होने लगे हैं। अब हम देखेंगे खानदान में हमारी जिम्मेदारियाँ, कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती है खानदान में। जैसा कि आप लोग एक तस्वीर में देख रहे हैं
कि घर के सब अफराद काम कर रहे हैं, है ना। कोई जो है तो दवाई दे रहा है, कोई जो है तो किचन में देखिए, किचन में भाजी वगैरह या तो कुछ तोड़ रहा है, और बच्चा जो है तो कुकर बंद करने के लिए, गैस बंद करने के लिए शायद उधर जा रहा है। तो एक खानदान में सब काम कर रहे हैं, और दूसरे खानदान में एक ही जो है तो औरत कुछ जो है तो किचन में काम करते हुए आप लोगों को नजर आ रही है ना। तो किसी किसी खानदान में एक ही फर्द काम करता है, और किसी खानदान में सभी अफराद जो है तो काम करते हैं, यानी सभी अफराद जो है तो जिम्मेदारियां निभाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने तस्वीर दी गई है ना। तो क्या होता है, अपने घर के कामों की आप लोगों को फेहरिस्त बनाना है ना, कि कौन कौन से काम हमारे घर में होते हैं, साफ सफाई के होते हैं, या और लोग भी क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तुम्हें इनमें से कौन से काम करना पसंद है, जो भी काम होते हैं उनमें से आपको कौन कौन से काम करना पसंद है। क्या तुम्हारे घर में लोग एक दूसरे के काम करते हैं, यानी कोई अगर साफ सफाई करता है तो क्या लोग उसके हाथ बटाते हैं। बहुत सारे काम होते हैं घर में, जैसे पानी भरना है, खाना पकाना, साफ सफाई करना है ना। घर में रोज़ाना ये सब काम होते हैं। घर में मुख्तलिफ तकरीबात भी होती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। फिर हमारे घर मेहमान वगैरह भी आते हैं, इनकी खातिर मदारत भी करना पड़ती है। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखा जाता है, जैसा कि तस्वीर में देखिए एक लड़की जो है तो एक बूढ़ी औरत को शायद कुछ चेक कर रही है, कुछ दवा वगैरह दे रही है। इसी तरह बहुत सारे काम होते हैं, सबको आपस में जो है तो बांट लेना चाहिए, सभी मिलजुल कर जो है तो कामों को करना चाहिए। ये काम मोहब्बत और अपनाइयत से भी जो है तो सभी करते भी हैं, ये बात हम लोग सब जानते हैं। जैसा कि एक तस्वीर में सब मिलकर जो है तो साफ सफाई कर रहे हैं घर की, और दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, बुजुर्गों का ख्याल रख रहे हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जो है तो घरों में होती है। घर की साफ सफाई और आराइश, है ना, घर की सफाई और आराइश, यानी घर को किस तरीके से साफ सुथरा रखना है। घर की सफाई और आराइश के लिए कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, इनकी फहरिस्त आपको बनाना है ना। जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर कुछ फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। जैसे कि एक तस्वीर में, जो पहली वाली तस्वीर है दाएं तरफ, उसमें सामान जो है तो बिखरा हुआ है, और दूसरी वाली तस्वीर में सामान सलीके से रखा हुआ है। तो अपना घर अगर साफ सुथरा रहता है, अगर हमारा घर अगर साफ सुथरा रहता है, सलीके से रखा रहता है, तो हमें खुशी होती है। घर में अगर हर तरफ सामान बिखरा होता है तो ज़रूरत पर कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है। इसी तरह खानदान के सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि घर का कचरा यहाँ वहाँ पर ना फेंकें, इसे कचरे में खास जगह पर डालें, टोकरी वगैरह में डालें। कचरा घर के बाहर तो बिल्कुल ना फेंके, इससे अपना माहौल जो है तो साफ सुथरा रहेगा। अगर बाहर हम लोग फेंकेंगे तो माहौल गंदा होगा, है ना। और हमें और भी बहुत सारी बातें घर जहन नशीन करना चाहिए, जैसे घर का गीला और खुश्क कचरा अलग अलग करना चाहिए, है ना। जो गीला कचरा है उसके लिए अलग, उसे अलग रखना चाहिए। जो सूखा कचरा है उसे अलग रखना चाहिए। अलग अलग दो टोकरियां बनाना है हमें। गीले कचरे से खाद तैयार की जा सकती है, और सूखे कचरे से कागज़, शीशा और टीन अलग किए जा सकते हैं। इनका दोबारा अलग इस्तेमाल भी जो है तो हम लोग कर सकते हैं सूखे कचरे से। ठीक है, तो आप लोगों को ये बातें याद रखना है, और घर को जो है तो साफ सुथरा रखना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम्हें मालूम है। क्या मालूम नहीं है हमें। मोबाइल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इसी तरह की जो कंप्यूटर वगैरह की जो इलेक्ट्रॉनिक अशिया होती है, चीज़ें होती है, वो अगर ख़राब हो जाती है तो हमेशा के लिए बेकार हो जाती हैं। इन बेकार चीज़ों को, जो कचरा जमा होता है इन बेकार चीज़ों का, इसे ई कचरा कहा जाता है। ई कचरा ठिकाना लगाना एक बहुत बड़ा मसला है ना। हमारे घरों में भी बहुत सारी चीज़ें जो तो ख़राब हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें,
तो उन चीज़ों को ई कचरा कहा जाता है। देखो, यहाँ पर हमें घर सजाना है ना, घर की आराइश करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? सब मिलकर तय करो कि घर की आराइश यानी घर को किस तरह सजाना है। आराइश का जो काम तुम्हारे लिए मुमकिन हो, इसके लिए घर की बड़े लोगों की मदद भी आप लोग ले सकते हो। जैसे कुछ खरीद कर लाना है तो पैसा तो लेना पड़ेगा ना हमें बड़े लोगों से। और अगर कोई ऊंचाई की चीज़ है, वहाँ हमारा हाथ अगर नहीं जाता है, तो वहाँ पर हम बड़े लोगों की मदद ले सकते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जहाँ पर हम बड़े लोगों की मदद ले सकते हैं। आराइश के लिए तुमने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की है ना? घर को सजाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। अब घर की आराइश के लिए किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, इनके नीचे आप लोगों को गलत का निशान यानी क्रॉस का सिंबल जो है तो बनाना है। और ऐसा क्यों, है ना? निशान बनाओ और बताओ कि इनका इस्तेमाल क्यों ना करें, यानी इसे इस्तेमाल क्यों ना करें। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जैसे फूल है, थर्माकोल, प्लास्टिक, झंडियाँ, रंगोली और कीमियाई रंग। अब इनमें से कौन से चीज़ें मुनासिब है घर को सजाने के लिए और कौन सी गैर मुनासिब है, यह आप लोगों को समझना है। ठीक है, और उसके आगे निशान लगाना है जहां पर बताया गया है। किताब में जो है तो ये दिया हुआ है, पेज नंबर 109 109 के ऊपर। तो आप लोगों को ये अमल करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे त्यौहार और तकारीब के बारे में, है ना? हम लोग बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं, तो इनके बारे में सवालात भी है कि हम त्यौहार व तकारीब क्यों मनाते हैं, और दूसरा ये है कि इनसे हमारा क्या ताल्लुक़ रहता है ना? यानी जो भी हम त्यौहार मनाते हैं, तो हमारे त्यौहार तकारीब किन चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, है ना? ये देखना है हमें। तो हम ख़ानदान में कई त्यौहार मनाते हैं, आप जानते हैं। ख़ानदान के अलावा हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी मुख्तलिफ़ त्यौहार अलग अलग मनाए जाते हैं। ज़राअत हमारे मुल्क का अहम पेशा है, यानी खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, अनाज उगाते हैं, तो ये हमारे मुल्क का अहम पेशा है। हमारे अक्सर त्यौहार ज़राअत और माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी खेती बाड़ी के जो हमारा पेशा है उससे हमारे त्यौहार ताल्लुक़ ज़्यादातर रखते हैं। जैसे होली मौसम बहार के इस्तकबाल का त्यौहार है। जब बहार का मौसम आने वाला होता है तो होली खेली जाती है अलग अलग रंगों से। इसी तरह पंजाब में जब फसलों की कटाई होती है तो उस मौके पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र में बुआई के बाद यानी बीज को जब बोया जाता है ज़मीन के अंदर, तो उसके बाद बैलों का पोला मनाया जाता है, बैलों को सजाया जाता है, उनको अलग अलग रंग दिए जाते हैं। इसी तरह तमिलनाडु में पोंगल और केरला में ओणम के त्यौहार मनाए जाते हैं। ये फसल की कटाई के मौके पर मनाए जाते हैं। दशहरा, दिवाली, गुड़ी पाड़वा, ये त्यौहार खेतों की फसल हाथ आने के बाद मनाए जाते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में पोला मनाया जा रहा है, वो तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह ईद उल फित्र जिसे ईद कहते हैं, ईद उल अज़हा है, क्रिसमस है, बुद्ध पूर्णिमा, ये सब भी हमारे त्यौहार हैं। त्यौहार कोई भी हो, सभी भारतीय मिलजुल कर जो है तो त्योहारों को मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जिसके अंदर स्कूली बच्चे झंडे को सलामी दे रहे हैं। तो हम लोग कौन से त्यौहार मनाते हैं? यौम जमहूरिया, जिसे हम 26 जनवरी भी कहते हैं, इसे, है ना? और सब शहरी इन्हें मनाते हैं। इसी तरह 15 अगस्त भी होता है ना? 15 अगस्त और 26 जनवरी हम लोग त्यौहार मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को
दस्तूर बनाया गया था और हम पर नाफिज किया गया था, इसलिए हम इसे यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। त्योहारों के सबब लोग एक जगह जमा होते हैं, इनमें इत्तेहाद का जज्बा बढ़ता है, यानी लोग जो है तो मिलजुल कर रहते हैं। और बरादरान वतन से मुख्तलिफ त्योहारों में गाना, रंगोली, खेल और मुकाबले भी जो है तो इनके होते हैं। इन सब से हमें खुशी हासिल होती है। त्यौहार तकरीब को मनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इससे हमारे माहौल को नुकसान ना पहुँचे, है ना। हम लोग रंगोली का खेल खेलते हैं, रंग फेंकते हैं, दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, इसकी वजह से माहौल को ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हमें इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, या तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे माहौल ख़राब ना हो। तेज़ आवाज़ में गाने बजाने की वजह से सौती आलूदगी यानी आवाज़ की आलूदगी पैदा होती है। इसी तरह बूढ़े और बच्चे लोगों को भी जो है तो तकलीफ़ होती है, तेज़ आवाज़ की वजह से आवाज़ की आलूदगी होती है, ये मैं बताया हूँ आप लोगों को। तो इसलिए हमें हर त्यौहार बड़े सोच समझकर और अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। हमारे सामने और भी कई मालूमात है जो हम नहीं जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कई आदिवासी जमातें हैं। आदिवासी जमातें यानी कि जो जंगलात में रहती है, शहर और गांव से दूर रहते हैं, है ना। एक ज़िला है थाना, हमारे मुंबई के करीब है ज़िला थाना। वहाँ पर वारली नामी आदिवासी जमात है। एक जमात है, एक ग्रोह है जिसका नाम है वारली। तो ज्येष्ठ महीने में बारिश की इब्तिदा में ये लोग कोली भाजी यानी नर्म सब्जी, जिसे हम कौली भाजी कहते हैं, नर्म सब्जी नामी एक खानदानी त्यौहार मनाते हैं। इस नाम का एक त्यौहार वो लोग मनाते हैं। इसी तरह कौली जंगलाती नबातात की एक किस्म है जिसे सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बारिश शुरू होने के बाद ये नबातात उगती है। खानदानों के लोग आसपास के इलाकों से ताज़ा नर्म कौली जमा करके लाते हैं। सब्जी पकाकर खानदान के सब लोग मिलकर खाते हैं, है ना। तो ये बात है महाराष्ट्र के एक आदिवासी जमात की जो ज़िला थाना के करीब वाक़े है। इसी तरह मकर संक्रांति, है ना। मकर संक्रांति में क्या होता है, ये सर्दियों में मनाया जाता है। इस दिन दोस्त और रिश्तेदार एक दूसरे को तिल और गुड़ देते हैं। तिल सर्दियों में पैदा होने वाली एक अहम फसल है। सर्दी के मौसम में जिस्म की गर्मी कायम रखने के लिए तिल खाना मुफीद है। तो मकर संक्रांति में इस तरीके से किया जाता है, यानी तिल और गुड़ खिलाया जाता है जो सेहत के लिए अच्छा होता है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमने इस सबक से क्या क्या सीखा, है ना। कौन कौन सी चीज़ें हमने सीखी है। पहला है, ख़ानदान में हमें हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। ये हम लोगों ने मालूमात हासिल किए कि हमें हमारी जो है तो हिफाजत होती है। दूसरा, छोटा ख़ानदान, बड़ा ख़ानदान और तौसीई ख़ानदान, ये ख़ानदान की किस्में हैं, है ना। छोटा ख़ानदान यानी जिसमें माँ बाप और भाई बहन हो। बड़ा ख़ानदान जिसमें दादा दादी, चचा चची और फूफी वगैरह हो। इसी तरह तौसीई ख़ानदान में दूर के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी उसमें थोड़े बहुत शामिल होते हैं। कई नस्लों का शजरा नसब तैयार किया जा सकता है, ये भी हमने देखे। जैसे रेहाना का हमने शजरा नसब तैयार किया, उसके दादा दादी, माँ बाप, चचा चाची, है ना, जो रिश्तेदार थे, हम लोगों ने उसकी मदद से देखा। घर के सभी छोटे बड़े काम अहम होते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, सब काम अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट होता है, चाहे घर की साफ़ सफाई हो या कुछ और हो। अपना घर और इसके आसपास का इलाका भी जो है तो साफ़ सुथरा हमें रखना चाहिए, है ना। सिर्फ घर ही साफ नहीं रखना है बल्कि आसपास भी जो तो हमें साफ सफाई रखना चाहिए। हमारे अक्सर त्यौहार ज़राअत और माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बात भी हमने सीखी। यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया हमारे कौमी त्यौहार है
जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं। इसी तरह त्यौहार तकरीब से लोगों में इत्तेहाद का जज्बा बढ़ता है, यानी हम सब एक है, ये जज्बा सबके दिलों में पैदा होता है। इसी तरह त्यौहार तकरीब में हम लोगों से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सहारे और हिम्मत का एहसास पैदा होता है, यानी एक दूसरे से हमें मोहब्बत पैदा होती है और हिम्मत हमारी बढ़ती है। तो बच्चों, यहाँ तक हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ और इसके आगे जो है तो मश्क दी गई है, उसमें कुछ सवालात के जवाबात भी दिए गए हैं। हमें उन सवालात के जवाबात लिखना है और सही गलत वगैरह भी दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें हमें जो है तो मश्क के अंदर करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सबक जो है तो समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।